अगर आप हर उस चीज़ पर डाउट करना शुरू कर दें जो आप जानते हैं, तो क्या आखिर में कोई ऐसी बात बचेगी जिस पर बिल्कुल यकीन किया जा सके? इसी सवाल ने मॉडर्न फ़िलासफ़ी की बुनियाद रखी और इस सवाल का जवाब देने वाला फ़िलासफ़र था रेने डेकार्ट। डेकार्ट 1596 में फ़्रांस में पैदा हुआ। वो फ़िलासफ़र, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट था। उसे फादर ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी कहा जाता है क्योंकि उसने नॉलेज को ट्रेडिशन की बजाय रीज़न और क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद पर समझने की कोशिश की। उसका मानना था कि सच तक पहुंचने के लिए हमें हर बिलीफ को लॉजिकली टेस्ट करना चाहिए। उसकी मशहूर बुक्स हैं डिस्कोर्स ऑन द मेथड, मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फ़िलासफ़ी, प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िलासफ़ी एंड पैशंस ऑफ द सोल। इन तमाम राइटिंग्स का सेंट्रल मैसेज था नॉलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन रीज़न और रैशनल इंक्वायरी है, ना कि ब्लाइंड एक्सेप्टेंस। अब सवाल यह है, डेकार्ट ने ये आइडियाज़ किस बैकग्राउंड में डेवलप किए? 16th और 17th सेंचुरी यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी। कोपरनिकस और केपलर जैसे साइंटिस्ट्स पुराने बिलीफ्स को चैलेंज कर रहे थे। इसी दौर में यूरोप रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटेलेक्चुअल चेंज से भी गुजर रहा था। डेकार्ट ने सोचा, अगर साइंस ऑब्जर्वेशन और लॉजिक की मदद से प्रोग्रेस कर सकती है तो फिलॉसफी क्यों नहीं? उस पर प्लाटो और एरिस्टोटल का असर था, लेकिन उसने मेडिवल स्कोलास्टिक फ़िलासफ़ी को चैलेंज किया। उसका गोल था एक ऐसा मेथड डेवलप करना जो सर्टेनिटी और क्लियर नॉलेज तक ले जा सके। इसी वजह से डेकार्ट को रेशनलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र माना जाता है। अब आते हैं डेकार्ट के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट की तरफ, मेथोडिक डाउट। डेकार्ट कहता है, अगर हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ चाहिए तो पहले हमें हर उस चीज़ पर डाउट करना चाहिए जिसमें ज़रा भी शक हो। वो अपनी सेंसेस पर भी डाउट करता है क्योंकि सेंसेस कभी कभी हमें डिसीव कर सकती हैं, लेकिन जब वो हर चीज़ पर डाउट करता है तो उसे एक बात का यकीन होता है, अगर मैं डाउट कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ तो मेरा वजूद ज़रूर है। इसी से उसका फेमस स्टेटमेंट पैदा होता है, कॉगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये मॉडर्न फ़िलासफ़ी की फाउंडेशन बन गया। डेकार्ट के नज़दीक रीज़न इंसान का सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन अगर रीज़न इतना इंपॉर्टेंट है तो डेकार्ट स्टेट, पॉलिटिक्स और ह्यूमन फ्रीडम को किस नज़र से देखता था, और माइंड बॉडी डुअलिज्म, रेशनलिज्म और उसकी पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है? अब तक हमने समझा डेकार्ट का फेमस प्रिंसिपल कॉगिटो एर्गो सम। अब बात करते हैं उस फिलॉसफी की कि कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रैशनलिज्म। डेकार्ट कहता है इंसानी रीज़न नॉलेज का सबसे रिलायबल सोर्स है, यानी सिर्फ ट्रेडिशंस या अथॉरिटी की वजह से किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हर लॉजिक को लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग की कसौटी पर परखना चाहिए। इसी वजह से डेकार्ट को फादर ऑफ रैशनलिज्म भी कहा जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है माइंड बॉडी डुअलिज्म। डेकार्ट के मुताबिक इंसान दो रियलिटीज़ पर मुश्तमिल होता है, एक माइंड, दूसरा बॉडी। माइंड जो सोचता है, रीज़न करता है, डिसीजंस लेता है, और दूसरा बॉडी जो फिज़िकल वर्ल्ड का हिस्सा है। उसने कहा कि माइंड और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों की नेचर अलग है। इसी डुअलिज्म ने मॉडर्न साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी और कॉग्निटिव साइंस पर बहुत गहरा असर डाला। अब सवाल यह है, क्या डेकार्ट ने पॉलिटिकल थ्योरी भी दी थी? डायरेक्टली नहीं, वो हॉब्स या लॉक की तरह स्टेट या सिस्टमैटिक थ्योरी नहीं देता, लेकिन उसके आइडियाज़ ने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को डीपली इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले उसने इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इनकरेज किया, यानी सिटीजन्स को अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए बल्कि रीज़न की बुनियाद पर अपनी राय कायम करनी चाहिए। दूसरा, उसकी रैशनल मेथड ने एनलाइटनमेंट मूवमेंट को इंस्पायर किया। इसी मूवमेंट से बाद में ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, साइंटिफिक थिंकिंग और लिबरल पॉलिटिकल थॉट को मजबूती मिली। डेकार्ट का मानना था कि अच्छी सोसाइटी वही होती है जहाँ डिसीजंस रीज़न और एविडेंस की बुनियाद पर लिए जाएं, ना कि सिर्फ इमोशंस या ट्रेडिशंस की बुनियाद पर। अब देखते हैं डेकार्ट के मेजर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहला, उसने मॉडर्न फिलॉसफी की फाउंडेशन रखी। दूसरा, उसने रैशनलिज्म को डेवलप किया। तीसरा, उसने साइंटिफिक मेथड और क्रिटिकल इंक्वायरी को प्रमोट किया। और चौथा, उसने इंडिविजुअल रीजनिंग को नॉलेज का सेंटर बना दिया। लेकिन क्रिटिसिज्म भी हुआ। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि डेकार्ट ने रीज़न को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि इमोशंस और सोशल एक्सपीरियंसेस की वैल्यू कम हो गई। दूसरा क्रिटिसिज्म, उसका माइंड बॉडी डुअलिज्म आज भी फ़िलासफ़ी और न्यूरोसाइंस में डिबेट का सब्जेक्ट है। और कुछ थिंकर्स कहते हैं कि उसकी पॉलिटिकल थ्योरी इनडायरेक्ट है क्योंकि उसने स्टेट और गवर्नमेंट पर डिटेल डिस्कशन नहीं की। अगर डेकार्ट को फ्रांसिस बेकन के साथ कंपेयर करें तो बेकन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को नॉलेज का सोर्स मानता था, जबकि डेकार्ट रीज़न और लॉजिकल डिडक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। और अगर हॉब्स पॉलिटिकल ऑर्डर की बात करता है तो डेकार्ट उस ऑर्डर के पीछे लॉजिकल थिंकिंग की फाउंडेशन को मजबूत बनाता है। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, पॉलिसी मेकिंग और एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में डेकार्ट के आइडियाज़ बहुत रेलेवेंट हैं।
और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं पर्सनल व्यू की तरफ। पर्सनल लेवल पर मुझे डेकार्ट का सबसे वैल्यूबल लेसन ये लगता है कि हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस पूछना, एविडेंस देखना और लॉजिकल रीजनिंग से कंक्लूजन तक पहुंचना ही रियल लर्निंग है। लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ रीज़न ही काफ़ी नहीं, इंसानी वैल्यूज़, एथिक्स, प्रैक्टिकल विजडम भी उतने ही ज़रूरी हैं। इसीलिए डेकार्ट हमें क्रिटिकल थिंकिंग का वो फाउंडेशन देता है जिस पर मॉडर्न साइंस, फ़िलॉसफी और डेमोक्रेटिक साइंसेस खड़ी हैं।